हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कृषि और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके थ्योरी वाली प्लेलिस्ट की भी लिंक डाल रखी है और एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट की भी लिंक डाल रखी है। दोनों प्लेलिस्टों की लिंक डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। 10th क्लास की प्लेलिस्ट है वो। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, इन सबको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया और 9th क्लास की ज्योग्राफी भी करा दी है। अगर आपको इनमें से कुछ भी देखना है, थ्योरी या एमसीक्यू, तो आप मेरे चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि भारत में की जाती है? ए है कर्तन दहन कृषि, इसको शैलवन भी बोलते हैं और कई कई नामों से इसको जानते हैं। और इसमें मेनली क्या होता है कि किसी भी जो जनजाति होती है ना, जो जंगलों में रहते हैं, जंगल को ही अपना सब कुछ मानते हैं, वो जंगलों में ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि किसी भी स्थान पर जाते हैं वो, और जंगल को साफ करते हैं और फिर उसमें वो खेती करते हैं 2-3 साल, और फिर उसको छोड़कर फिर दूसरे स्थान में जाते हैं, फिर वहाँ के जंगलों को साफ करते हैं। कर्तन और दहन का मतलब है कि उनको पहले पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को काट लिया जाता है और जो घास फूस होती है उसको आग लगा दिया जाता है। इस तरह से वो लोग जमीन साफ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बी, गहन जीविका खेती। ये जो भारत में सभी गाँव में खेती होती है वो गहन जीविका कृषि होती है, यानी कि अपने भरण पोषण के लिए जो लोग खेती करते हैं। सी है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि एक प्रकार की इस तरह की कृषि होती है जिसमें जो फसल होती है मेनली व्यापार के लिए उगाई जाती है। ठीक है, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, इन चीजों के लिए उगाई जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती है और उस पर जो कृषि की जाती है वो मशीनों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। तो इस तरह की कृषि होती है, ये बहुत बड़े बड़े पैमाने पर होती है, जैसे रिलायंस की है, और भी कंपनी है, अमूल है। मतलब इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो फॉर्म रखती हैं, अपने फार्म रखती हैं और उनमें कृषि करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण की नहीं है? देखो, रोपण की फसल कौन सी नहीं है वो हमें देखना है। रोपण की फसल में क्या होता है, उसकी पौध लगाई जाती है। ठीक है, उसमें बीज नहीं डाला जाता है खेत में। उसे उगाने के लिए उसमें क्या है, पौध लगाई जाती है, यानी कि मान लो कोई पौधा है, उसको ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से काट दिया जाता है तो ऊपर की जो कलम टाइप की होगी उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी लगाई जाती है। और जो धान होते हैं उनके छोटे छोटे पौधे पहले किसी क्यारी में तैयार किए जाते हैं, और जब वो लगभग लगभग 1 उंगली या 2 उंगली के बराबर हो जाते हैं, फिर उनको दूसरे किसी जिसमें भी चावल उगाने होते हैं, जिस भी खेत में धान उगाने होते हैं, उस खेत में उनको लगा दिया जाता है। तो हमें देखना है कौन सी फसल नहीं है। ए है चावल, बी है कॉफी, सी है रबर, डी है कपास। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, कपास। कपास रोपड़ की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कितनी शास्त्रीय ऋतु होती है? देखो, शास्त्रीय का मतलब ही आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि शास्त्रीय क्या होता है। शास्त्रीय का मतलब होता है फसल। ठीक है, शास्त्रीय का क्या मतलब होता है? फसल। यानी कि भारत में कितनी फसल ऋतुएं होती हैं? तो भारत में होती हैं 3। कौन कौन सी होती हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, 3 फसलें होती हैं। 3 ऋतुओं में फसलें ली जाती हैं। तो मैंने आंसर ही बता दिया बात बातों में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? कौन सी फसल है जो रबी की फसल नहीं, रबी की फसल नहीं है? ठीक है, वो हमें देखना है। ऑप्शन है ए जौ, बी है मटर, सी है चना और डी है मूंगफली। तो जौ, मटर, चना, सरसों, गेहूं, ये किसकी है? रबी की फसलें हैं। और जो रबी की फसल नहीं है इनमें से वो हो जाएगी आपकी मूंगफली, डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की किस ऋतु की फसलों को पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा अधिक उत्पादन में सहायक है? ए है रबी, बी है खरीफ। देखो, रबी नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, वाह नहीं है, ये बा है। ठीक है, आग इसमें डंडा लगेगा बीच में। ठीक है, ये वाला बा है ये। ऊपर भी था एक दो जगह जहाँ भी रबी लिखा है वहाँ सारे में मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, बा मैंने ठीक से नहीं लिखा, बा इस तरह से होगा। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से कौन सी जो फसल है उसको लाभ होता है? रबी की फसल को, खरीफ की फसल को, जायद की फसल को, या फिर इन सभी फसलों को?
तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत में कब एंट्री करता है? पश्चिमी विक्षोभ आता है सर्दियों में, ठीक है। जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। और ये किस कौन सी फसल को प्रभावित करेगा? तो ये रबी की फसल को, क्योंकि रबी की जो फसल होती है वो कब आती है? सर्दियों में। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आदिम निर्वाह कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में विचार करना है? आदिम निर्वाह कृषि। अब देखो, इसको कई नामों से जाना जाता है, पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद में हम बात करेंगे। पहला है, यह कृषि आदिम औजारों की मदद से की जाती है। दूसरा है, यह कृषि मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर रहती है। और तीसरा है, इसे काट एवं दहा। देखो, ये जो शब्द है काट एवं दहा दहा, ये जो शब्द है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, किसी और बुक में मैंने पढ़ा था इसलिए यहाँ पर डाला है, क्योंकि ताकि आपको पता रहे कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। 20-25 नाम तो आपकी बुक में दे ही रखे हैं इससे संबंधित, तो वो सभी आपको याद करने हैं, ठीक है। उसमें कोई छूट नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी मैं अपलोड कर दूंगी, बट आपको याद करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्थान पर इसको क्या बोला जाता है ना, कौन सी स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है। शैल वर्ण कृषि भी कहते हैं। तो 6 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कई बार बता दिया करो कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बी वाला सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अब देखिए, जरा हम बात कर लेते हैं आदिम निर्वाह कृषि की। देखो, इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, कर्तन दहन भी बोलते हैं, काट एवं दह भी बोलते हैं, शेल एंड बर्न भी बोलते हैं। तो इन सारे नामों से इसको जाना जाता है, और ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। और देखो, काट और दहा का तो आपको फिर भी समझ में आ रहा होगा, शेल वन का भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन आदिम निर्वाह का नहीं समझ में आ रहा होगा। उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो आदि मानव ने जब पहले सबसे पहले कृषि शुरू करी थी, तो उससे इसको रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन में कहा गया था कि ये क्या है, मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। तो आपको पता ही है कि जो आदि मानव था तब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ चीजें नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि जानवरों की हड्डियों से औजार बनाया करते थे, पत्थरों से औजार बनाया करते थे, तो इस तरह से काम चलाया करते थे और प्रकृति पर निर्भर रहते थे कि जैसे बारिश होगी जो भी होगा वो प्रकृति के ऊपर ही रहता था। तो इस तरह से इनकी कृषि होती थी, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दहन प्रणाली के उपनाम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज इनको याद रखना, ठीक है। ये है दहन प्रणाली के उपनाम और ये है आपके स्थान, ठीक है। अब आपको देखना है कौन सा क्या है। 7 का है, एक मिनट इसके विकल्प और देख लेते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। अब आपको देखना है कि कौन कौन सा युग्म जो है वो सही है। पहला युग्म सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, कौन सा युग्म सही है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो आप पहले देख लीजिए कि नीचे आंसर में क्या है। पहला है मिलप्पा, ये कहाँ होती है? मैक्सिको में, बिल्कुल सही है। रोको कहाँ होती है? ब्राजील में, ठीक है। रोको कहाँ होती है? ब्राजील में, ये भी सही है। रे होती है वियतनाम में, ठीक है। इसमें लिख रखा है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में नहीं, वियतनाम में होती है। और लद्दाख कहाँ होती है? ये आपकी होती है इंडोनेशिया में। तो कौन कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा और चौथा गलत है, ठीक है। तो पहला दूसरा एकदम सही है और तीसरा चौथा गलत था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। भारत में आदिम निर्वाह कृषि को राज्यों के साथ मिलान करें या करो। आदिम निर्वाह कृषि के उपनाम और राज्य। अब देखिए, पहला है आपका दीपा। दीपा जो कृषि है वो कहाँ की जाती है, यानी कि स्थानांतरित कृषि को या आदिम निर्वाह कृषि को दीपा कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अंडमान निकोबार में। बेबर कहाँ बोला जाता है? मध्य प्रदेश में। देखो, और भी 3-4 नाम है मध्य प्रदेश में, अलग अलग जनजातियां अलग अलग नाम का यूज करती हैं, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां की संख्या है। तो यहाँ पर जो जनजातियां हैं वो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करती हैं इस तरह की कृषि के लिए। थर्ड है बरिंगा। बरिंगा जो शब्द है वो यूज किया जाता है उड़ीसा में। और वालरे जो शब्द है वो यूज किया जाता है राजस्थान में, ठीक है। तो अब हम इसका ऑप्शन देख लेंगे। पहले का सेकंड, पहले का सेकंड दो में है, ठीक है। दूसरे का फर्स्ट, यही वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी आपका, ठीक है। और भी चेक कर लेते हैं हम। थर्ड का हो जाएगा फोर्थ, थर्ड का हो गया फोर्थ, और फोर्थ का हो गया थर्ड। हाँ बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
किस तरह की कृषि प्रणाली के अंतर्गत एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ए है बागवानी कृषि, बी है स्थानांतरी कृषि, सी है गहन कृषि, देखो गहन जो है वो गलत लिखा हुआ है, आधा गा लिख दिया है, पूरा गा आना चाहिए। तो गहन कृषि, गहन जीविका कृषि, और डी है रोपण कृषि। तो जो लंबे चौड़े स्थान पर उगाई जाती है, और वो हो जाएगी आपकी रोपण कृषि। और ये एक तरह की क्या होती है, तो ये एक तरह की वाणिज्यिक कृषि ही होती है। देखो बागवानी जो कृषि है मेनली वो फल और सब्जी उगाई जाती हैं, फूल भी उगाए जाते हैं बागवानी कृषि में। तो छोटे छोटे जमीन पर भी उगा लिए जाते हैं। जैसे गांव में भी आपने देखे होंगे बाग वगैरह होते हैं फलों के। जैसे आम का बाग है, आम का तो मोस्टली आपको हर गांव में मिल ही जाएगा देखने को। अमरूद का बाग है, आड़ू का बाग है। अगर हम हिमालय की बात करें, हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, तो वहाँ पर जो बाग है वो आपको सेब के बाग मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी वहाँ पर जो फल होते हैं उनके बाग मिलेंगे। और फूलों की भी इसी तरह से खेती की जाती है, 4-6 बीघे जमीन पर भी बागवानी लगाई जा सकती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और ये इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हाँ। चलो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है उनको प्लीज़ देखना ना भूलें। आप एक बार चैनल ओपन करकर मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट कराई हैं उन सबको देखिए। और सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पर कराई हैं, यहाँ तक कि इतिहास भी मैंने बोर्ड पर ही कराया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।